देखते हैं अगला प्रश्न। ये आ गया नेक्स्ट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 17। भारत सरकार अधिनियम 1935 की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं? जो 1935 का भारत सरकार अधिनियम है, निम्नलिखित में से कौन कौन सी विशेषताएं इससे संबंध है? तो पहला है संघ की रचना, दूसरा है प्रादेशिक स्तर पर एक सदनीय व्यवस्था की स्थापना, प्रदेशों में उत्तरदायी सरकार प्रणाली शुरू करना, चौथा है केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली शुरू करना। इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है डी, यानी जो प्रादेशिक स्तर पर एक सदनीय व्यवस्था की स्थापना करना, ये गलत है, ये सही आंसर नहीं है। बाकी ये तीनों सही हैं। संघ की रचना करना, केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत करना, ये सारे आंसर सही हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है भारत में लोक व्यय के ऊपर नियंत्रण सामान्यतः किन के माध्यम से या किन के द्वारा किया जाता है? जो पब्लिक फाइनेंस है उसके ऊपर विभिन्न प्रकार से नियंत्रण किया जाता है, तो कौन कौन से माध्यम है जिनसे किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर 1 है संसद, 2 है सीएजी, थर्ड है वित्त मंत्रालय और फोर्थ है संयुक्त संसदीय कमेटी यानी जेपीसी, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। जो जेपीसी है वो है ऑप्शन। तो जो 18वां प्रश्न है इसका जो सही जवाब है वह है बी, यानी 1 2 3। संसद, सीएजी और वित्त मंत्रालय, ये सब इसमें शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 19। सचिवालय के संगठनात्मक आधार के रूप में विभक्त प्रणाली के लाभ निम्नलिखित में से कौन से हैं? विभक्त यानी स्प्लिट सिस्टम। इसमें है क्षेत्र में कार्यक्रम क्रियान्वयन का मूल्यांकन निष्पक्ष रीति से किया जा सकता है, सचिवालय स्वयं को दैनिक प्रशासनिक मामलों में प्रभावी रूप में संलग्न कर सकता है, कार्यकारी अभिकरणों से प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण तटस्थ रूप में किया जा सकता है, या फिर प्रत्यायोजन तथा विकेंद्रीकरण को प्रोत्साहित किया जाता है तथा अति केंद्रीकरण से बचा जा सकता है। जो सचिवालय की संगठनात्मक आधार है उसके अंदर विभक्त प्रणाली है, तो इसके क्या क्या लाभ हैं? अब विभक्त प्रणाली के जो लाभ हैं उसमें जो सही जवाब हैं वो हैं 1 3 और 4, यानी सी इसका सही जवाब है। 1 3 4 में कौन कौन से ऑप्शन है? यानी क्षेत्र में कार्यक्रम क्रियान्वयन का मूल्यांकन निष्पक्ष रीति से हो सकता है अगर विभक्त प्रणाली संगठन में होती है, सचिवालय स्वयं को दैनिक प्रशासनिक मामलों में प्रभावी रूप में संलग्न कर सकता है, नहीं, ये गलत है। बाकी तीन सही आंसर हैं। इसमें ये कार्यकारी अभिकरणों से प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण तटस्थ रूप से किया जा सकता है, वहीं प्रत्यायोजन का विकेंद्रीकरण को प्रोत्साहित किया जा सकता है। ये स्प्लिट सिस्टम होता है जो विभक्त प्रणाली होती है, इसमें कारगर साबित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। कैबिनेट सचिव की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? कैबिनेट सेक्रेटरी जो होता है वो भारत में सबसे हाईएस्ट सिविलियन होता है, ये आईएएसओ का सबसे सीनियर मोस्ट अधिकारी होता है कैबिनेट सेक्रेटरी। वह राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार होता है, वह प्रधानमंत्री का सलाहकार होता है, वह कैबिनेट सचिवालय का शीर्ष प्रशासनिक अधिकारी होता है, वह कैबिनेट समितियों का सहायक होता है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है
वह है कि वह प्रधानमंत्री का सलाहकार होता है, बिल्कुल सही। वह कैबिनेट सचिवालय का शीर्ष प्रशासनिक अधिकारी होता है, और वह कैबिनेट समितियों का सहायक होता है, राष्ट्रपति का सलाहकार नहीं होता है। तो ये गलत है। कैबिनेट सेक्रेटरी राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार नहीं होता है। बाकी ये तीन कार्य कैबिनेट सेक्रेटरी के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है 21वां सवाल। तटस्थता सिविल सर्विस का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण है। ये स्टेटमेंट है और रीजन है कि तटस्थता की अवधारणा का अभ्युदय संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। अब देखो, तटस्थता का मतलब है किसी के साथ पक्षपात नहीं करना, तो ये सही है, यानी ए असेसमेंट सही है। अब रीजन कहता है कि तटस्थता की अवधारणा का अभ्युदय संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था, तो नहीं, ये गलत है। जो रीजन है वह गलत है, क्योंकि जो तटस्थता की अवधारणा थी उसका जो अभ्युदय है वो हुआ था ग्रेट ब्रिटेन में। अमेरिका की जगह ग्रेट ब्रिटेन है, तो इसलिए ये रीजन है वो गलत है। नेक्स्ट है पद सोपान में वरिष्ठ तथा अधीनस्थ के बीच संबंध अनिवार्य है। यानी एक हायरार्की सिस्टम होता है, और हायरार्की में क्या होता है, जो सीनियर और जूनियर होते हैं उनके बीच में एक रिलेशन होता है, ये ठीक है। पद सोपान में विकेंद्रीकरण संभव है। जो हायरार्की होती है उसके अंदर विकेंद्रीकरण किया जा सकता है, ये भी ठीक है। यानी दोनों सही हैं, पर ये दोनों एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं। अब इस प्रकार के प्रश्न जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें हमेशा कुछ प्रश्न पूछने चाहिए। जैसे पद सोपान में वरिष्ठ तथा अधीनस्थों के बीच संबंध अनिवार्य है क्योंकि पद सोपान में विकेंद्रीकरण संभव है। अगर ये क्योंकि या इसलिए इस प्रकार के प्रश्नों से जुड़ता है तभी उसकी सही व्याख्या कर पाता है। अगर नहीं जुड़ रहा है तो फिर ये व्याख्या नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार ये 22 नंबर का सही जवाब है। फिर अगला प्रश्न है 23। असेसमेंट रीजन्स के प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये आपके बुद्धिमत्ता और विवेक को जांचने का सबसे सर्वश्रेष्ठ तरीका है। इसलिए एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा खास करके राजनीति विज्ञान और लोक प्रशासन में इस प्रकार के प्रश्न यूजीसी नेट में बहुत पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है हर्बर्ट साइमन ने प्रशासन के सिद्धांतों की भर्त्सना ये कहकर कर दी कि ये कहावतें हैं। उन्होंने निर्णयन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अब स्टेटमेंट ए यानी ये भी राइट है, क्योंकि अपन ने ऊपर भी पढ़ा था इस चीज़ को। जो चुनौती का काल था 1938 से 47, 1938 से 1947 का जो टाइम था वो प्रशासनिक चुनौती का काल था। ये तीसरा चरण था लोक प्रशासन के विकास का, और इसमें हर्बर्ट साइमन ने प्रशासनिक सिद्धांतों की आलोचना करने के लिए उनको कहावतें कहा था। दूसरा है उन्होंने निर्णयन सिद्धांत का प्रतिपादन किया, ये भी सही है, क्योंकि हर्बर्ट साइमन ने डिसीजन मेकिंग की थ्योरी दी थी। परंतु इसमें यह है कि ये इसकी जो व्याख्या है वो भी इसको पूर्ण रूप से सही करता है। हर्बर्ट साइमन ने प्रशासन के सिद्धांतों की भर्त्सना ये कहकर की कि ये कहावतें हैं क्योंकि उन्होंने निर्णयन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो इसका सही जवाब है वो ए होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। लोक चयन सिद्धांत का आविर्भाव पारस्परिक लोक प्रशासन की आलोचना से हुआ। ये लोकतांत्रिक प्रशासन की वकालत करता है। जो पब्लिक चॉइस थ्योरी है उसको लेकर ये स्टेटमेंट कहा गया है। इसमें जो पब्लिक चॉइस थ्योरी उसका आविर्भाव पारंपरिक लोक प्रशासन की आलोचना से हुआ, ये बिल्कुल सही है। और ये लोकतांत्रिक प्रशासन की वकालत करता है, ये भी सही है, यानी ये इसका आंसर है ए। ये इसकी व्याख्या भी सही करता है।
और असेसमेंट भी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 25। विनियोजन विधेयक एक धन विधेयक है। रीजन है सांकेतिक कटौती प्रस्ताव सरकार को सेंसर करने के लिए होता है। तो जो स्टेटमेंट 25 हैं इसमें असेसमेंट तो सही है और रीजन भी सही है। एप्रोप्रिएशन बिल होता है वो एक धन विधेयक है, और सांकेतिक कटौती जो 1 रुपये की होती हैं वो सरकार को सेंसर करने के लिए होता है। यानी अगर बजट की मांग में 1 रुपये की कटौती की जाती है और वो स्वीकार होती है तो वो सरकार को सेंसर करने के लिए कि आप इस चीज़ पे इतना खर्च कर रहे हैं वो व्यर्थ है। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी। यानी स्टेटमेंट दोनों सही है पर इसकी व्याख्या नहीं करते हैं ये सही रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। योजना आयोग तथा राष्ट्रीय विकास परिषद एक दूसरे के पूरक हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन योजना आयोग से पहले हुआ था। तो इसमें जो स्टेटमेंट ए है वो तो सही है, क्योंकि योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद का एक ही काम है, सेंटर और स्टेट के जो रिलेशंस होते हैं उनको बनाए रखना। फिर जो इसका रीज़न है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन योजना आयोग से पहले हुआ तो ये गलत है, क्योंकि योजना आयोग बना था 1950 में और राष्ट्रीय विकास परिषद बनी थी 1952 में। ये अगस्त 1952 में बनी थी और ये मार्च 1950 में बना था। तो इसमें सही आंसर है सी। ए सही है परंतु आर गलत है। अपना आधा पेपर हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। वैश्वीकरण के लिए उदारीकरण आवश्यक है। निजीकरण कल्याणकारी राज्य का एक सिद्धांत है। देखो वैश्वीकरण क्या होता है, उसमें विश्व व्यवस्था होती है वो एक हो जाती है। तो वैश्वीकरण के लिए उदारीकरण आवश्यक है, ये बिल्कुल सही है। तो इसका असेसमेंट सही है। निजीकरण कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत। देखो निजीकरण में क्या होता है, जो निजी क्षेत्र होता है उसको बढ़ावा देता है, तो ये कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत नहीं हो सकता। तो ये गलत है। इसका सही आंसर है सी। प्रश्न नंबर 28। मनोबल भावनात्मक तथा मनोवैज्ञानिक होता है। उच्च मनोबल कर्मचारियों की कार्य उत्पादकता को बढ़ाता है। जो मोटिवेशन होता है वो एक इमोशनल और साइकोलॉजिकल थिंग है, बिल्कुल राइट। फिर उच्च मनोबल कर्मचारियों की कार्य उत्पादकता को बढ़ाता है, तो ये भी सही है। यानी असेसमेंट और रीजन दोनों सही हैं। अगर किसी आदमी का मनोबल उच्च होगा तो वो हमेशा मन लगाकर काम करता है और उससे प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ती है। यूजीसी नेट के जो प्रश्नों का स्तर होता है वो हमेशा अच्छा होता है। असेसमेंट रीजन के पहले 10 क्वेश्चन आते थे, तो ये काफ़ी हद तक पेपर में इम्पोर्टेंस रखते थे, क्योंकि ये 50 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन अगर असेसमेंट रीजन के आ रहे हैं और ये बहुत ही सरल आते थे। भर्ती का अर्थ नियुक्ति है। भर्ती योग्य तथा दक्ष कर्मचारियों के चयन की प्रक्रिया है। अब देखो भर्ती और चयन दो भिन्न प्रकार की विचारधाराएं हैं, इसके दो भिन्न चरण हैं। तो इसमें भर्ती का अर्थ नियुक्ति है, भर्ती करना यानी नियुक्ति करना किसी भी व्यक्ति की, और भर्ती योग्य और दक्ष कर्मचारियों के चयन की प्रक्रिया है। तो ये असेसमेंट और रीजन इसका दोनों सही है। इसका सही जवाब है ए। नेक्स्ट नेक्स्ट प्रश्न है 30। राज्य सचिवालय का मुखिया मुख्यमंत्री होता है और राज्य सचिवालय राज्य प्रशासक का चालक पहिया है। तो बिल्कुल राज्य सचिवालय होता है उसका मुखिया मुख्यमंत्री नहीं होता है। अब राज्य सचिवालय का मुखिया कौन होता है, देखो राज्य सचिवालय का जो मुखिया होता है
वो होता है चीफ सेक्रेटरी, मुख्य सचिव। मुख्यमंत्री किसका मुख्य होता है? सरकार का। राज्य सचिवालय राज्य प्रशासन का चालक पहिया है, यह बिल्कुल सही है, तो ये गलत है। सही आंसर होगा ए गलत और आर सही। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 31। लोक प्रशासन के अध्ययन के निम्नलिखित दृष्टिकोणों को उनके विकास क्रम के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। नीति दृष्टिकोण, व्यवहारवादी दृष्टिकोण, शास्त्रीय दृष्टिकोण, वैज्ञानिक प्रबंध दृष्टिकोण। तो देखो, सबसे पहले कौन सा दृष्टिकोण आता है? हमेशा प्रश्न को हल करते वक्त अपने को ध्यान रखना है कि सबसे पहले जो दृष्टिकोण आता है वो आता है वैज्ञानिक प्रबंधीय दृष्टिकोण। वैज्ञानिक या प्रबंधकीय, ये 1 नंबर पे आता है। उसके बाद में जो दृष्टिकोण आता है वो आता है शास्त्रीय, 2 नंबर पे। फिर आता है व्यवहारवादी, 3 नंबर पे। और नीतिगत दृष्टिकोण 4 नंबर पे। यानी जो लोक प्रशासन में विभिन्न दृष्टिकोण का आविर्भाव हुआ था वो इसी क्रम में हुआ था। तो इसका सही जवाब होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। शहरी शासन पर गठित निम्नलिखित समितियों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ग्रामीण शहरी संबंध समिति, करारोपण जांच समिति, नगरपालिका कर्मचारियों की सेवा शर्तों पर आयोग और राष्ट्रीय शहरीकरण आयोग। तो इसमें जो करारोपण और जांच समिति है उसका गठन हुआ था 1953 में। ये आई थी 1953-54 में। उसके बाद में आती है ग्रामीण शहरी संबंध समिति, ये आई थी 1963। फिर आती है नगरपालिका कर्मचारियों की समिति, ये आती है 1965 से 68। और राष्ट्रीय शहरीकरण आयोग ये आता है 1988। तो इसका जो सही जवाब है वह है डी, 2134। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 33। एल्टन मेयो के निम्नलिखित अध्ययनों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। मानव अभिवृत्तियां तथा भावुकता, द फास्ट इंक्वायरी, सामाजिक संगठन और महान प्रकाश। एल्टन मेयो जो ह्यूमन अप्रोच है उसके प्रतिपादक हैं, जो मानव संबंध उपागम है, मानव संबंध उपागम, उसके प्रणेता माने जाते हैं एल्टन मेयो। इन्होंने जो अपनी मतलब एक थ्योरी दी थी मानव संबंध उपागम, उसमें कुछ परीक्षण किए थे। तो उन परीक्षणों का क्या कालक्रम था? इसमें जो प्रकाश प्रयोग था वो 1924 में हुआ था, 1924 से 27 तक। उसके बाद में व्यापक साक्षात्कार कार्यक्रम ये हुआ था 1928 से 31 के बीच में। फिर एक बैंक वायरिंग, वो जो परीक्षण था वो हुआ था 1931 में। इसका जो सही जवाब है वह है सी। सबसे पहले क्या हुआ था? द फर्स्ट इंक्वायरी, उसके बाद में मान प्रकाश, उसके बाद में मानव अभिवृत्तियां और भावुकता, और सबसे लास्ट में सामाजिक संगठन। तो ये है एल्टन मेयो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। निम्नलिखित प्रशिक्षण संस्थानों को उनकी स्थापना के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया, स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया की जो स्थापना है वो हुई थी 1956 में। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, इसकी स्थापना हुई थी 1977 में। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान IIPA
इसकी स्थापना हुई थी 1954 में। और सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन समिति, इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। तो सबसे पहले सचिवालय प्रशिक्षण प्रबंधन समिति, उसके बाद में स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया, और 1954 में आया था IIPA। 1977 में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना की गई थी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। नीति निर्माण में सन्निहित निम्नलिखित चरणों को क्रमबद्ध कीजिए। यानी जो पॉलिसी मेकिंग होती है उसमें कौन कौन से चरण हैं जो स्टेप बाय स्टेप अपन पॉलिसी मेकिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 35। 35 में क्या है, नीति निर्माण के जो चरण हैं वह है, सबसे पहले क्या होता है, अपन कार्यसूची का निर्धारण करते हैं। 2, फिर उसके बाद में अपन लक्ष्य निर्धारित करते हैं। उसके बाद में विकल्पों का चयन और विकास करते हैं। फिर चयनित विकल्पों की क्रियान्विति करते हैं। तो इसका सही आंसर है ए। जब भी कोई पॉलिसी का निर्माण किया जाता है तो उसमें सर्वप्रथम कार्यसूची का निर्धारण होता है, फिर लक्ष्य का निर्धारण किया जाता है। लक्ष्य निर्धारित करने के बाद अपन क्या करते हैं, विकल्प चयन और विकास, यानी अपन विकल्पों का निर्माण करते हैं, विकल्प ढूंढते हैं, फिर उनका चयन करते हैं, फिर चयनित विकल्पों को क्रियान्वित करते हैं। तो इस प्रकार ये नीति निर्माण की एक प्रोसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। निम्नलिखित को काल क्रमानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। भारत में निष्पादन बजट का निर्माण का आरंभ, वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन की योजना का आरंभ, लोक लेखा समिति का आरंभ, लेखा को लेखा परीक्षण से अलग करना। तो ये सारी जो घटनाएं हैं इसमें देखो, लेखा को लोक लेखा समिति है जो PAC पब्लिक अकाउंट कमेटी है ना, ये 1921 में आई थी। इसकी स्थापना सर्वप्रथम ब्रिटिश इंडिया में 1921 में की गई थी। फिर उसके बाद में जो परफॉर्मेंस बजट है ये भारत में 1958 में इंट्रोड्यूस किया गया था। और जो लेखा को लेखा परीक्षण से अलग करना ये 1976 में हुआ था। वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन की योजना, इसको जो प्रारंभ किया गया था वो 1978 में किया गया था। तो सबसे पहले आएगा लोक लेखा समिति, यानी ऑप्शन है थर्ड। तो इसका सही जवाब है इसको अपने को एक ऑर्डर में जमाना है। अगला प्रश्न है 37। लोक प्रशासन के विकास क्रम को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। जो लोक प्रशासन का विकास है इसमें जैसे प्रशासन के सिद्धांत, पहचान का संकट, लोक नीति, प्रदेशीय चुनौतियों और आलोचनाओं का युग जो है, जैसे निकोलस हेनरी ने 5 चरण दिए थे लोक प्रशासन का विकास किस क्रम में हुआ है। तो सबसे पहले आते हैं लोक प्रशासन के सिद्धांत। ये सिद्धांत आते हैं 1927। ये आते हैं 1927 में। और उसके बाद में आता है चुनौतियों और आलोचनाओं का समय। चुनौतियों और आलोचनाओं का समय ये 1938 से 47 तक ये रहा। फिर आता है पहचान का संकट, ये आता है 1948 से 70। और उसके बाद में सबसे लास्ट में आता है लोक नीति परिदृश्य, यह आता है 1970 से अनवरत रूप से जारी है।
तो सबसे पहले कौन सा आएगा? पहचान का संकट यानी 2। ये जो ऑप्शन है वो है आपका 2 यानी डी। इसका सही आंसर यहाँ से शुरू होगा। सबसे पहले पहचान का संकट आता है, फिर चुनौतियों का इसका युग, प्रशासन के सिद्धांत के बाद में आएगा चुनौतियों आलोचनाओं का युग। तो 1 4 इसका सही आंसर ये है 2 और 3। ये इसका सही जवाब है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है 38। क्वेश्चन नंबर 38 कुछ थिंकर और कुछ पुस्तकें दी गई हैं, उनको मैच करना है। प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये किताब है विलोबी की। फिर है एलिमेंट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। एलिमेंट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये बुक है FM मार्क्स की। फिफ्नर तथा प्रेस्थस इनकी जो पुस्तक है उसका नाम है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और EN ग्लेडन इनकी जो किताब है उसका नाम है एन इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लोक प्रशासन में UGC नेट और NTA नेट के एग्ज़ाम में ये पुस्तकें अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं दोस्तों। तो आप हमेशा कम से कम 50-60 किताबों के नाम याद करके रखें। नेक्स्ट है थ्योरी। किसने कौन कौन सा सिद्धांत दिया, इसको अपन सॉल्व करते हैं। देखो, निर्णयन सिद्धांत, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो अपन पुराने क्वेश्चंस में से ही निकाल सकते हैं। निर्णयन सिद्धांत आपको पता हो तो पहले असेसमेंट रीजन में आया था और ये दिया था हर्बर्ट साइमन ने। ये हर्बर्ट साइमन ने दिया था। मानव संबंध अभी अपन ने पढ़ा था, एल्टन मेयो ने दिया था। वैज्ञानिक सिद्धांत ये FW टेलर ने दिया था। और आवश्यकताओं का पद सोपान क्रम यानी अभिप्रेरणा सिद्धांत मैस्लो ने दिया था। तो ये भी एक आसान जवाब था। ये कुछ थ्योरीज हैं जैसे सेटिस्फाइंग सिंह, ये किसने दी? उदासीनता का क्षेत्र, कार्य संवर्धन और कार्यात्मक फॉर्मेनशिप। तो इसमें देखो, जो कार्यात्मक फॉर्मेनशिप है ये तो देता है FW टेलर। और जोन ऑफ इंडिफरेंस यानी उदासीनता का जो क्षेत्र है, उदासीनता का क्षेत्र देता है CI बर्नार्ड। चेस्टर I बर्नार्ड ये देता है उदासीनता का क्षेत्र। सेटिस्फाइसिंग की थ्योरी देता है साइमन, हर्बर्ट साइमन सेटिस्फाइसिंग की थ्योरी देता है। और कार्य संवर्धन की जो थ्योरी है वो कौन देता है? तो कार्य संवर्धन की थ्योरी देता है हर्ट्जबर्ग। हर्ट्जबर्ग अभिप्रेरणा की द्विघटक थ्योरी भी प्रदान करता है। तो ये आपका फॉलोइंग द मैच है 40 का। फिर नेक्स्ट है 41। 41 सार्वजनिक व्यय में मितव्ययता का सुझाव देती है कौन सी समिति? तो सार्वजनिक व्यय में मितव्ययता का सुझाव देती है प्राक्कलन समिति। फिर है सार्वजनिक लेन देन में नियमितता की जांच। तो सार्वजनिक जो लेन देन होते हैं उसमें नियमितता की जांच करता है आपका नियंत्रक और माल का परीक्षक, B का 2। फिर आता लोक प्राधिकरणों द्वारा राशि व्यय करने के बाद काम करता या करती है। जब कोई पैसा खर्च कर देता है तो उसके बाद कौन काम करती है? तो वो होती है पब्लिक अकाउंट कमेटी। और D है केंद्र सरकार का बजट बनाने का दायित्व किसके पास है? तो वो है वित्त मंत्रालय के पास। ये है 41। 42 क्या है? फॉलोइंग द मैच। अब जो कैबिनेट सेक्रेटरी होता है
वो केंद्रीय प्रशासन का शीर्ष अधिकारी होता है। ये केंद्रीय प्रशासन का शीर्ष अधिकारी होता है। मुख्य सचिव क्या होता है? मुख्य सचिव राज्य प्रशासन का शीर्ष अधिकारी होता है। फिर सचिव संबंधित विभाग का और निदेशक संबंधित विभाग का शीर्ष कार्यकारी अधिकारी होता है। फिर है 43 में अखिल भारतीय सेवाओं को समाप्त करने की सिफारिश किसने की थी? तो जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं उनको समाप्त करने की सिफारिश की थी पीवी राजमन्ना ने। सरदार पटेल को अखिल भारतीय सेवाओं को सक्षम बनाने के प्रयास हेतु जाना जाता है। और जो ये है एसपीपी थोराट को भर्ती की वैकल्पिक विधि अपनाने के लिए इनका होगा 2। और सतीश चंद्र अखिल भारतीय सेवाओं की भर्ती में सुधार, ये भी अपन ने पहले पढ़ा है 1988 में। सतीश चंद्र कमेटी बनी थी जिसने इंटरव्यू के मार्क्स 250 से बढ़ाकर 300 कर दिए थे और एक 200 नंबर का ऐसे का पेपर जोड़ा था। देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर है 44, नौकरशाही संबंधी सिद्धांत। अब देखो नौकरशाही संबंधी सिद्धांत है वो किससे रिलेटेड है? तो वो है विविध तार्किक सत्ता पर बल, इससे रिलेटेड है ये। वैज्ञानिक सिद्धांत क्या करता है? तो वैज्ञानिक सिद्धांत करता है संगठन के जो कार्यशाला क्रियाकलाप है, कोई भी संगठन होता है उसकी कार्यशाला के जो क्रियाकलाप हैं वो इसके अंदर आते हैं। शास्त्रीय सिद्धांत क्या करता है? शास्त्रीय सिद्धांत संगठन के सिद्धांतों का निरूपण करता है। और व्यवस्था सिद्धांत संगठन तथा परिवेश के बीच की अनुक्रिया है। व्यवस्था सिद्धांत में क्या होता है? इनपुट, आउटपुट और प्रोसेस, फीडबैक, ये 4 चीज़ें होती हैं। कोई इनपुट गया अंदर, उसमें प्रोसेस हुआ, फिर आउटपुट निकला, उसका फीडबैक गया, तो ऐसे करके ये व्यवस्था सिद्धांत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 में देखो जो क्रिस आर्गरिस है, क्रिस आर्गरिस व्यक्तित्व तथा संगठन से संबंधित थ्योरी देता है। क्रिस आर्गरिस, रेंसिस लिकर्ट ये उद्यम का मानव पक्ष है, वो रेंसिस लिकर्ट से संबंधित है। वहीं डगलस मैग्रेगर हैं, वो अभिप्रेरणा से प्रबंध का नया पैटर्न, इससे प्रबंध का नया पैटर्न डगलस मैग्रेगर, अब्राहम मैस्लो, ये हैं अभिप्रेरण और व्यक्तित्व से संबंधित। नेक्स्ट प्रश्न, ये एक पैराग्राफ है, आइए देखते हैं इस पैराग्राफ को। नागरिक समाज यानी सिविल सोसाइटी पद का सुदीर्घ इतिहास है, परंतु राजनीति शास्त्र के आरंभिक अध्ययनों में इसका उल्लेख नहीं मिलता है क्योंकि इस पद का प्रादुर्भाव बाद में हुआ। राजनीति शास्त्र के जनक अरस्तु ने कहीं भी इस पद का उल्लेख नहीं किया, जिसका स्पष्ट अर्थ यह निकाला जा सकता है कि वह नागरिक समाज को राज्य के साथ सहवर्ती मानते थे तथा नागरिक समाज को और राज्य को परस्पर परिवर्तनीय पद मानते थे। यह पद सर्वप्रथम यूरोप में 18वीं शताब्दी में प्रकाश में आया और फला फूला, परंतु 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यह विस्मृति के गर्त में विलीन हो गया। प्रसन्नता की बात यह है कि 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इसे व्यापक ध्यानाकर्षण मिला। नागरिक समाज की संकल्पना का प्रथम प्रयोग जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हीगल ने 1821 में प्रकाशित अपनी पुस्तक फिलॉसफी ऑफ राइट ने किया था, जिसमें उन्होंने सौहार्द कायम करने तथा एक उदारवादी राज्य में अंतर्व्याप्ति अंतर्विरोधों को पराभूत करने के उद्देश्य से नागरिक समाज, विधि, नौकरशाही, राजा, युद्ध इत्यादि की विवेचना की थी। उनके अनुसार नागरिक समाज और राज्य तथा परिवार के मध्य स्थित संगठित निकायों या समूहों को इंगित करता है। उन्होंने इसका वर्णन परिवार से लेकर राज्य
तक के द्वंद्वात्मक विकास में एक अवस्था के रूप में किया। गणराज्य तथा नागरिक समाज के बीच अंतर स्पष्ट किया। नागरिक समाज राज्य से पृथक हैं तथा जैसा कि हमें विदित हैं अभिशासन के इसके अपने अंग हैं। राज्य सेना पुलिस विधिक तथा प्रशासनिक अंगों से लैस होता है। नागरिक समाज इससे भिन्न तथा इसमें गैर राजकीय संस्थाएं होती हैं जो बाजार नियंत्रित तथा स्वैच्छिक रूप से संगठित होती हैं। एक नागरिक समाज स्वायत्तशासी होता है यद्यपि ये राज्य तथा राज्य की सरकार के दायरे में रहकर होता है। अब इस पैराग्राफ में से कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। अरस्तु ने नागरिक समाज पद का प्रयोग नहीं किया था क्योंकि। इसका जो सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 46 का वह है 1 और 2। तो इसमें जो सही है वो है, एक तो ये उसकी स्पष्ट मान्यता था कि नागरिक समाज और राज्य सहवर्ती हैं और नागरिक समाज तथा राज्य अंतर परिवर्तनीय है। तो इसका सही सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। नागरिक समाज के प्रधान अभिलक्षण है। जो नागरिक समाज के प्रधान अभिलक्षण है उनमें है स्वायत्तता, स्वैच्छिक संगठन, परिवार तथा राज्य के बीच की स्थिति। 1, 3 और 4। तो इसका बी सही है। 48 है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तथा नागरिक समाज के बीच अंतर नहीं है। तो जो राज्य स्वैच्छिक संस्था है यह कथन राज्य और नागरिक समाज के बीच अंतर को स्पष्ट नहीं करता है, बाकी सब ये करते हैं। 49 हीगल की पुस्तक फिलॉसफी ऑफ राइट के उद्देश्य थे। हीगल ने जो किताब लिखी थी उस किताब का जो उद्देश्य था वो था सौहार्द स्थापित करना और एक उदारवादी राज्य से व्याप्त अंतर्विरोधों को पराभूत करना। 2 और 4। इसका आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 50। नागरिक समाज के विकास क्रम में किस समय में इसका पुनरुत्थान हुआ। तो इसका जो पुनरुत्थान है वो है 20वीं शताब्दी में। तो दोस्तों ये था यूजीसी नेट 2011 का सेकंड पेपर। इसमें कुल 50 प्रश्न पूछे गए थे। हमने इस पे डिटेल पे चर्चा की है। मैं ये एक पूरी सीरीज चालू कर रहा हूँ जिसमें अपन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के यूजीसी नेट में आए हुए प्रश्न पत्रों को डिटेल में सॉल्व करेंगे। आगे इसी तरह के वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। नमस्कार, आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।